का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक 41 पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं क्षितिज किताब से काव्य खंड में यह दंतुरित मुस्कान इस पाठ को समझने वाले हैं। यह दंतुरित मुस्कान इस कविता के कवि है नागार्जुन। इस कविता में उन्होंने इस पाठ में उन्होंने दो छोटी छोटी कविताएं समझाई है। यह दंतुरित मुस्कान और फसल। दंतुरित मुस्कान का अर्थ होता है छोटे बच्चे जो बहुत ही जिनके केवल 2 दांत ही उगे हुए होते हैं, वो जब खिलखिलाते हैं, स्माइल करते हैं तो उनके 2 दांत बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। तो उस हंसी को दंतुरित मुस्कान कवि ने कहा है। तो छोटा बच्चा जब हंसता है तो उसके मुस्कान को देखकर, उसके चेहरे को, खिलखिलाते हुए चेहरे को देखकर थका हारा व्यक्ति, कितना भी परेशान व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी मुस्कुरा देता है, वह भी अपना दुख भूल जाता है। तो यहाँ पर इस कविता में दंतुरित मुस्कान का महत्व कवि ने समझाने का प्रयास किया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैंने अब तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाए और आने वाले वीडियो की भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। कवि नागार्जुन ने कहा है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो कवि ने उस छोटे से बच्चे के दंतुरित मुस्कान की विशेषता बताने का प्रयास किया है कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान देखकर ऐसा लगता है कि वह मृतक में भी जान डाल देगी। मतलब मरे हुए, जो निराश व्यक्ति होता है वो मरा हुआ होता है, मतलब उसके अंदर कोई आशा नहीं होती, कोई जिज्ञासा नहीं होती है। तो तुम्हारी मुस्कान को देखकर, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को देखकर मृतक में भी जान आ जाएगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात मतलब शरीर। तो जब बच्चा अपने घुटनों पर रेंगता है तो उसका पूरा शरीर धूल से भर जाता है। तो कवि ने उस बच्चे के धूल से भरे हुए शरीर को देखकर यह अनुमान लगाया, यह कल्पना की है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात मतलब कमल। तो उस धूल से भरे हुए शरीर को देखकर कवि ने कल्पना की है कि ऐसा लगता है कि जो कमल है वह कमल तालाब में खिलना छोड़कर मेरे झोपड़ी में खिल रहा है। मतलब बच्चे को कवि ने कमल के समान कहा है और अपने झोपड़ी को तालाब कहा है। तो उस धूल से भरे हुए शरीर को देखकर कवि कल्पना कर रहे कि जो कमल है वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस का अर्थ है स्पर्श। तो तुम्हारे स्पर्श को पाकर जो पाषाण मतलब पत्थर दिल इंसान होता है वह भी पिघल जाता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बास था कि बबूल। तो तुमको छूकर ऐसा लगता है कि बांस या बबूल जैसे कांटों भरी झाड़ियों से भी कोमल कोमल शेफालिका के फूल झड़ने लग गए। मतलब बांस और बबूल किसे कहा है? कठोर दिल इंसान को। तो तुम्हें छूकर ऐसे कठोर दिल इंसान से भी शेफालिका के कोमल फूल झड़ने लगते, मतलब वो भी कोमल हृदयी बन जाते हैं, वो भी बहुत ही सरल बन जाते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष मतलब एक जैसा देखना, एक टक लगाकर देखना। तो कवि ने कहा है कि मैं बहुत ही समय बाद तुम्हारे सामने आया हूँ, शायद इसी वजह से तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसी वजह से तुम मुझे एक टक लगाकर देख रहे हो। थक गए हो आँख लूँ मैं फिर, और एक टक लगाकर देखने के कारण तुम थक गए होंगे, तो मैं ही अपनी आँखें फेर लेता हूँ, वरना तुम मुझे देखते ही रहोगे और तुम थक जाओगे। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। तो कवि ने कहा है कि कोई बात नहीं, अगर पहली बार देखने से तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो, परिचित नहीं हो पाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न जा पाता जान।
तो कवि ने यहाँ पर खुद को इग्नोर करते हुए, मतलब कवि ने अपने जीवन परिचय में भी कहा है कि उनको हमेशा घूमना पसंद था, वो कभी भी ज़्यादा समय के लिए घर में बैठे नहीं थे। इस वजह से वो अपने बच्चे को भी बहुत ही लंबे समय के बाद देख रहे हैं। इस वजह से वो छोटा सा बच्चा उन्हें नहीं पहचान पा रहा है। तो कवि ने कहा है कि अगर तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, पहली बार देखने से परिचित नहीं हो पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस समय वो अपने बच्चे को उसके माँ का महत्व समझा रहे हैं कि यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मतलब तुम्हारे इस संसार में आने का माध्यम है तुम्हारी माँ, तो तुम्हारे माँ के कारण ही मैं तुम्हें देख सक रहा हूँ और मैं तुम्हें जान पा रहा हूँ। तो तुम्हारे माँ का बहुत ही उपकार है हम दोनों पर। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। तो यहाँ पर कवि ने बच्चे के दंतुरित मुस्कान को भी धन्य कहा है और माँ को भी धन्य कहा है, क्योंकि अगर माँ नहीं होती तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान देखने का सौभाग्य किसी को भी प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए तुम्हारी माँ भी धन्य है और तुम भी धन्य हो। चिर प्रवासी में इतर में अन्य, मैं तो चिर प्रवासी हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा घूमने वाला प्रवासी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक इतर व्यक्ति हूँ, अन्य व्यक्ति, एक प्रवासी व्यक्ति हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, और मैं एक अतिथि के समान हूँ, मैं कभी भी आ जाता और कभी भी अचानक से चला जाता हूँ। जैसे अतिथि कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो मैं भी तुम्हारे लिए उस अतिथि के समान हूँ, और इस वजह से तुम्हारा और मेरा ज़्यादा संपर्क नहीं रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, और हमेशा तुम्हारी माँ ही तुम्हारे समीप रही है। तुम्हारी माँ की उंगलियां ही तुम्हें मधुपर्क कराती आई। मधुपर्क का मतलब शहद खिलाना। जब बच्चा दूध भी नहीं पीता है तो उसे शहद खिलाया जाता है। तो माँ अपने बच्चे के जन्मने के तुरंत बाद उसे अपने उंगली से मधुपर्क कराती है। इसलिए कवि ने कहा है कि उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी मार मतलब तिरछी निगाहों से देखना। तुम मुझे अजनबी समझकर तिरछी निगाहों से देख रहे हो, मुझे पहचानने का प्रयास कर रहे हो, और होती जबकि आंखें चार। और जब तुम मुझे तिरछी निगाहों से देख रहे हो और तुम्हारी और मेरी आंखें चार हो जाती, मतलब मिल जाती है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और जब हम दोनों की आंखें मिल जाती है और तुम हंसने लग जाते हो, तो तुम्हारी वह दंतुरित मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। अगली कविता है फसल। इस कविता में कवि ने फसल का महत्व समझाने का प्रयास किया है। हम सभी को पता है कि हमारा भारत खेती प्रधान देश है, और खेती केवल एक या दो खेतों में नहीं होती बल्कि पूरे भारत में होती। पूरे भारत के खेती में जो खेती करने लायक ज़मीन है उस ज़मीन में की जाती है। तो उस खेती को करने के लिए केवल एक नदी या दो नदी का पानी नहीं जिम्मेदार, एक या दो किसानों की मेहनत नहीं जिम्मेदार है, बल्कि कई सारे तत्वों को मिलजुल कर फसल उगती है। तो फसल उगाने के पीछे किन किन का परिश्रम रहा है उसका अर्थ समझाया गया है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। मतलब पूरे देश की जो फसल है, क्योंकि हमारे भारत की जो जनसंख्या है उस तक जो फसल पहुँचे, जो अनाज पहुँचता है, उस अनाज को उगाने के लिए, उस फसल को उगाने के लिए एक या दो नदियों का पानी नहीं बल्कि बहुत सारे नदियों का पानी जिम्मेदार है, उसका जादू है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। मतलब एक या दो किसानों के मेहनत का नतीजा नहीं, मतलब लाखों करोड़ों किसान जब पूरे भारत में मेहनत करते हैं तो उनके हाथों के स्पर्श की गरिमा है कि हम फसल देख पा रहे हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुंदरमा। तो ये जो फसल है वह फसल जिस जमीन में उगाई जाती है
तो उस जमीन की जो मिट्टी का गुणधर्म होता है वो एक या दो जमीन का मिट्टी का गुणधर्म नहीं, बल्कि हजारों हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। जिस उपजाऊ जमीन में फसल उगी है वो एक या दो जमीन नहीं, बल्कि हजारों हजारों खेतों की जमीन है, जिस मिट्टी के गुणधर्म के कारण फसल उग पाती है। आगे कवि ने कहा है फसल क्या है। अब यहाँ पर फसल का अर्थ समझाया है कि और तो कुछ है नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो फसल क्या है? फसल नदियों के पानी का जादू है, किसान के मेहनत का मतलब हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली, अलग अलग रंगों की मिट्टी है हमारे देश में, तो भूरी काली संदली मिट्टी में जो गुणधर्म है उस गुणधर्म का कारण है यह फसल। रूपांतरण है सूरज की किरणों का, क्योंकि सूर्य के किरण के बिना भी फसल नहीं उग पाती है, तो सूरज के किरणों का रूपांतरण है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और हवा के बिना भी फसल उग पाती नहीं है। तो सिमटा हुआ मतलब जहाँ पर हवा रुक जाती है वह सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इस प्रकार से फसल उगाने के लिए नदियों का पानी, किसान के हाथों का स्पर्श, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण और सिमटा हुआ हवा का रूप, ये सारे तत्व जिम्मेदार होते हैं, तब जाकर फसल खेतों में लहलहाती है। तो इस प्रकार से इस कविता में कवि ने फसल का अर्थ समझाया है और उसका अर्थ समझाकर उसका महत्व भी समझाने का प्रयास किया है। तो आज के वीडियो में मैंने कवि नागार्जुन की छोटी छोटी दो कविताएं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल, बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आशा रखती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम।